जैसा कि हम क्लास 10th और क्लास 12th का कॉमन पार्ट का अध्ययन कर रहे थे, क्लास 10 में ये पहला पार्ट था और क्लास 12 में ये दूसरा पार्ट था। और अपन ने इस पार्ट में, आपको पता है, स्वर्णिम भारत मतलब भारत का प्राचीनतम इतिहास अपन इस पार्ट में अध्ययन कर रहे थे। और इस पार्ट में अपन ने सबसे पहले महाजनपद पढ़ा, उसके बाद में मौर्य वंश का प्रारंभ किया था। और मौर्य वंश में आपको पता है सबसे पहले अपन ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन किया, उसके बाद में बिंदुसार के बारे में अध्ययन किया और उसके बाद में अशोक के बारे में अध्ययन किया। अशोक के बारे में अध्ययन करते समय अपन ने धम्म के बारे में अध्ययन किया, अशोक की जो रणनीतियाँ, जो उसके विचार थे उसके बारे में भी अध्ययन किया। और उसके बाद में अब जो अध्ययन कर रहे थे वो कर रहे थे मौर्य वंश की प्रशासन व्यवस्था। और प्रशासन व्यवस्था में आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सैनिक प्रशासन व्यवस्था तथा गुप्तचर प्रशासन व्यवस्था का अध्ययन करवाया था। आज अपन उससे आगे राजस्व प्रशासन व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। तो राजस्व प्रशासन व्यवस्था का काम क्या होता था कि राजस्व प्रशासन व्यवस्था जो होती थी वो कर वसूल करने का कार्य करती थी। जी हाँ, मौर्य वंश में जो कर वसूल करने का कार्य करती थी, इनकम वसूल करने का कार्य करती थी, वो कौन करती थी? राजस्व प्रशासन व्यवस्था करती थी। राजस्व प्रशासन व्यवस्था का जो प्रमुख अधिकारी या प्रमुख पद होता है, अपन कहते हैं प्रमुख पद, जो टैक्स वसूल करेगा उसका जो प्रमुख पद था उसे समाहर्ता कहते थे। ये उसका पद का नाम है। जी हाँ, जो व्यक्ति कर वसूल करने का कार्य करता है राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत, वो व्यक्ति का जो पद मिला हुआ था उस पद का नाम था समाहर्ता। ठीक है, अब देखिए आगे, ये राजस्व जो कर वसूल करने की व्यवस्था थी, ये किस किस व्यक्ति से कर वसूल करता था, मतलब जो पैसे आने का तरीका था, मतलब पैसा कहाँ से आता था, राज्य में कौन कौन या कौन कौन व्यक्ति उसको कर देते थे, या अपन कह सकते परिवहन से कर आता था, दुर्ग से कर आता था, राष्ट्रीयता से कर आता था, कैसे कर आता था, मतलब पैसे कहाँ से आते थे राज्य को चलाने के लिए, तो अपन उसका अध्ययन कर रहे हैं राजस्व व्यवस्था में। तो पैसे आने का जो स्रोत था वो था एक दुर्ग। अगर कोई भी व्यक्ति दुर्ग का निर्माण करेगा तो उसे राजस्व कर देना पड़ेगा। जैसे आज कोई भी 3 मंजिल से ऊपर घर बनाता है तो उसे राजस्व कर देना पड़ता है, उसी प्रकार उस समय भी दुर्ग का निर्माण करते समय उसे राजस्व कर देना अनिवार्य था। दूसरा, राष्ट्र का निर्माण, कोई भी व्यक्ति कोई भी सेतु, वन या वन खान या आयात या निर्यात कुछ भी करे तो उसे राजस्व कर देना पड़ता है। आपको पता है कि आज कोई विदेश से अपन वस्तु मंगाते अपन के देश में, या अपन के देश की वस्तु को विदेश में बेचते तो एक कर देना पड़ता है गवर्नमेंट को। जैसे आपको पता है कि वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा कर वसूला जाता है वो पेट्रोल पर कर वसूला जाता है। उस समय तो पेट्रोल नहीं था तो खाने, आयात, निर्यात, दुर्ग, राष्ट्रीय सेतु, वन आदि पर, वन की कटाई पर भी टैक्स लगता था। किसी आप कह सकते हो कि पानी इकट्ठा करने के लिए सेतु का वगैरह का निर्माण होता था, उस पर भी राजस्व कर लगता था। आप कह सकते हो दुर्ग का निर्माण के लिए, राष्ट्र का निर्माण के लिए, कोई भी नया राष्ट्र का निर्माण करना है, जैसे एक राजा है वो युद्ध जीत गया, युद्ध जीतने के बाद में अब दूसरे राष्ट्र से क्या वसूला जाएगा? कर वसूला जाएगा, वो होगा राष्ट्रीय कर। ठीक है, जो राजा के युद्ध जीत गया और दूसरे राज्य उसका क्या हो गया? गुलाम हो गया, तो दूसरे राज्य को उसको क्या देना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा। तो वो कौन सा कर होगा? राष्ट्रीय कर, वन कर होगा, और खाने के कर हो गए, और आयात कर और निर्यात कर भी होगा। उसके बाद में देखिए अपन ने राजस्व प्रशासन पढ़ा। अब आगे है अपन की नगर प्रबंधन। नगर प्रबंधन का अर्थ है कि नगरों का किस प्रकार प्रबंधन किया जाता, मतलब नगरों में मौर्य साम्राज्य के समय कैसी व्यवस्था थी। तो देखिए, नगरों में आज की तरह जो व्यवस्था है वो है नगर पालिका। जी हाँ, उस समय भी जैसे आज अपन कहते हैं बड़े बड़े जो सिटी होते हैं, जयपुर, जोधपुर, तो वहाँ पर नगर पालिका और नगर परिषद की क्या होती है? नगरों की पाबंदी, मतलब नगर चलाने के लिए व्यवस्था होती है, नगर पालिका, नगर परिषद। तो मौर्य साम्राज्य के समय भी नगर पालिका व्यवस्था थी। मतलब आज कह सकते हैं अपन कि मौर्य साम्राज्य में भी वर्तमान की तरह नगर पालिका व्यवस्था थी, तथा नगर पालिका और नगर परिषद भी थी। लेकिन नगर परिषद थी उसमें क्या थे? 6 समितियां बनी हुई थी। कितनी समितियां बनी हुई थी? 6 समितियां, और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य थे। जी हाँ, 6 समितियां बनाई हुई थी। किसमें बनाई हुई थी? नगर परिषद में। मौर्य साम्राज्य के समय नगर परिषद में
6 समितियां बनाई गई थी। और वो 6 समितियां कौन कौन सी थी? वाणिज्य, जैसे वाणिज्य कर वसूल करना, परिवहन कर वसूल करना, ऐसी कई प्रकार की 6 समितियां बनाई गई थी। और उन प्रत्येक समिति के अंतर्गत, एक समिति के अंतर्गत 5-5 सदस्य होते थे। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30। जी हाँ, नगर परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या 30 थी। एक समिति में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। और कितनी समितियां बनी हुई थी? 6 समितियां बनी हुई थी। उसके बाद में देखिए, मौर्य साम्राज्य में शासन ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। जी हाँ, न्याय व्यवस्था के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं कि मौर्य साम्राज्य में न्याय, अंतिम न्याय, जैसे आज अपन कहते हैं कि अंतिम न्याय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया और किसी को फांसी की सजा सुना दी, लेकिन उसकी फांसी की सजा को कम करना, हटाना, अंतिम न्याय किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति के हाथ में होता है। उसी प्रकार मौर्य साम्राज्य में न्याय की व्यवस्था में अंतिम निर्णय किसके हाथ में था? मौर्य साम्राज्य के राजा के हाथ में था। जी हाँ, मौर्य साम्राज्य के राजा के हाथ में अंतिम न्याय की व्यवस्था थी। राजा जो कहेगा वो सभी को मानना अनिवार्य था। इसके अलावा गांवों में ये व्यवस्था थी मौर्य साम्राज्य में कि गांव में जो व्यक्ति बूढ़ा बुजुर्ग, या अपन कह सकते हैं जिसने पूरी दुनिया का बहुत समय तक उसने अनुभव किया, दुनिया को देखी है, या अपन कह सकते हैं ज्ञानी व्यक्ति, बूढ़ा हो और ज्ञानी भी हो, योग्य भी हो, तो वो गांवों में न्याय की व्यवस्था करता था। उसके बाद में देखो, न्याय व्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया था। जी हाँ, मौर्य साम्राज्य में न्याय व्यवस्था कितने भागों में बांटी गई थी? 2 भागों में बांटी गई थी। एक था धर्मस्थय। धर्मस्थय का मतलब होता है, देखो, धर्मस्थय का अर्थ यह है कि जैसे कोई डाकू है, चोर है, या अपन कह सकते हैं काला बाजारी कर रहा है, तो उसकी जो सजा सुनाई जाती थी वो इसके अंतर्गत सुनाई जाती थी। धर्मस्थय के अनुसार किसको सजा सुनाई जाती थी? डाकू, चोर, काला बाजारी जो व्यक्ति करते थे उनको न्याय में किसके अंतर्गत सजा सुनाई जाती थी? धर्मस्थय के अंतर्गत सजा सुनाई जाती थी। दूसरा कौन सा है? देखिए आप, कंटक शोधन। जी हाँ, कंटक शोधन का मतलब आज अपन कह सकते हैं आर्मी, या अपन कह सकते हैं फौजीदार। जी हाँ, फौज के, सेना के जो मामले होते थे वो किसके अंतर्गत आते थे? कंटक शोधन के अंतर्गत आते थे। जी हाँ, जो भी अगर फौजी या सेना में आपस में क्या हो गई? लड़ाई झगड़ा हो गया, और लड़ाई झगड़ा हो गया तो उनके लिए एक अलग से कोर्ट की व्यवस्था थी, और वहां पर सिर्फ किसको सुनाया जाता था? फौजी या प्रशासन में अगर कोई लड़ाई हो जाए, सेना में अगर कोई लड़ाई हो जाए तो उसकी न्याय की अलग व्यवस्था थी, तथा चोर, डाकू, काला बाजारी या लड़ाई झगड़ा हो जाए उसके लिए न्याय की व्यवस्था अलग थी। 2 प्रकार के न्याय थे। आज भी सेना का न्याय व्यवस्था का अलग है, और आज भी आपको पता है कि चोर, डाकू या काला बाजारी जो करते हैं उनकी जो लड़ाई है या कोई भी करते हैं तो उसकी जो न्याय की व्यवस्था है वो क्या है? एकदम से अलग है। तो अपन ने मौर्य साम्राज्य पूरा पढ़ लिया है। अब अपन गुप्त साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। और गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले श्रीगुप्त का, फिर आपको पता है घटोत्कच का, फिर अपन चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त इसमें भी है, और अपन के चंद्रगुप्त किस में था? चंद्रगुप्त मौर्य है, वो तो है मौर्य साम्राज्य में, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम है, यहाँ आएगा चंद्रगुप्त प्रथम, वो आएगा आपके गुप्त साम्राज्य में। फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में अपन चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर एक बहुत बड़ा समुद्रगुप्त आने वाला है, जो आपको पता है पूरे विश्व को जीतने वाला व्यक्ति था समुद्रगुप्त। तो अपन अभी किसका करने वाले अध्ययन? गुप्त साम्राज्य का। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पहले पूरे के पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन कर लिया था, और अब अपन अध्ययन करने वाले हैं किसके बारे में? गुप्त साम्राज्य के बारे में अध्ययन करने वाले। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य की जो अपन कह सकते हैं कहाँ से प्रारंभ हुआ और कहाँ तक ये चला, तो ये 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का राज्य रहा। मतलब अपन कह सकते हैं कि पूरे भारत के अंदर गुप्त साम्राज्य 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक भारत में गुप्त साम्राज्य रहा। लेकिन गुप्त साम्राज्य की एक खासियत ये है जो आपको मेन पॉइंट है, और अपन कह सकते हैं मोस्ट पॉइंट, जी हाँ, एग्जाम की नज़र से पूछा जाने वाला पॉइंट। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं इस पाठ में? प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। क्या कहते हैं? गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। मतलब अपन कह सकते हैं जिस काल में
सबसे ज़्यादा विकास हुआ, जिसमें कला, साहित्य, अर्थव्यवस्था सभी का सबसे ज़्यादा जिस काल में विकास हुआ, जिस साम्राज्य में विकास, मतलब मौर्य साम्राज्य में नहीं हुआ, किसी और साम्राज्य में नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ वो गुप्त साम्राज्य में हुआ। इस कारण उस समय भारत का क्या कहलाएगा? स्वर्ण युग। वो भी कौन सा? प्राचीन काल। प्राचीन काल मतलब गुप्त साम्राज्य, अपन कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य जो अपन ने पढ़ा, उस काल में, प्राचीन काल में जो अपन कह सकते हैं स्वर्ण, सबसे ज़्यादा विकास होना ही क्या कहलाता है? स्वर्ण युग में कहलाता है। तो अपन कह सकते हैं प्राचीन भारत में किस साम्राज्य के समय सबसे ज़्यादा विकास हुआ? बताइए, गुप्त साम्राज्य में। और इस कारण गुप्त साम्राज्य को क्या कहते हैं अपन? स्वर्ण युग कहा जाता है प्राचीन का। अब देखिए आगे, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। बस नाम ही गुप्त पर ही है। देखो, गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की, तो अपन कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य था और उसकी स्थापना करने वाला भी कौन था? श्रीगुप्त। आराम से नाम याद रख सकते हैं, गुप्त साम्राज्य, स्थापक श्रीगुप्त। और इसकी अपन को जो जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी? कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना करने वाले संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो अपन कह सकते हैं विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण। जी हाँ, ये तीनों किताबें का नाम इतना सरल है, इन तीनों पुस्तकों का नाम इतना सरल है कि आपको ऐसे याद रह सकते हैं। जी हाँ, इनका अपन नाम इसलिए लगते हैं कि जब अपन परीक्षा में काम करते हैं और अच्छे अपन बता देते हैं कि इसके कारण, तो आपको ही पता, किताबों के नाम लिख दे तो एग्जाम वाला कॉपी में देखता है भाई इसको ज़्यादा ही कुछ आता है और अच्छे नंबर देता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि गुप्त साम्राज्य में जो श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, इसकी जानकारी हमें मिलती है विष्णु पुराण, वायु पुराण और भगवत पुराण। इन किताबों से, इन पुराणों से हमें पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट, अब अपन करने वाले हैं श्रीगुप्त के ही बारे में अध्ययन। श्रीगुप्त कब से कब तक राजा, मतलब राज्य संभाला उसने? ये जन्म डेट नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ये कब राजा बना और कब तक रहा उसकी डेट होती है। तो देखिए 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक, ठीक है, 275 से 300 ईस्वी तक ये क्या रहा? राजा रहा। और ये राजा रहा, तथा जो अपन कह सकते हैं, ये दूसरा नाम जो लिखा हुआ है पीछे, आदिराज। जी हाँ, कई पुराणों में, जैसे ताम्र अभिलेख, एक अभिलेख है, मैं आपको बता देता हूँ, ताम्र अभिलेख। जी हाँ, ताम्र अभिलेख में श्रीगुप्त का नाम क्या मिला हुआ है? आदिराज। तो अपन याद भी रख सकते हैं कि ताम्र अभिलेख में श्रीगुप्त का नाम क्या मिला? आदिराज। क्या मिला? आदिराज। जैसे अपन ने बप्पा राव भी पढ़ा है, बप्पा राव का क्या मिलता नाम? काल भोज मिलता है। उसी प्रकार श्रीगुप्त का प्राचीन नाम, मतलब एक अभिलेख में उसका नाम क्या था? आदिराज। जी हाँ, कई अभिलेखों में श्रीगुप्त का नाम क्या मिला है? आदिराज भी मिला है। अब देखिए आगे, श्रीगुप्त ने एक महाराजा उपाधि धारण की। ये उपाधि होते थे, कोई करता उपाधि धारण करता महाराजा, धीराज, कोई उपाधि धारण करता महाराजा, ठीक है, महेश्वरी, ठीक है। तो ऐसे कई प्रकार की उपाधियां धारण करते हैं। उसमें से महाराजा की उपाधि किसने धारण की थी? श्रीगुप्त ने। तो आप याद रख सकते हो कि श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा। अब देखिए यहाँ पर एक मेन चीज आती है कि महाराजा उपाधि कौन धारण करता है, ठीक है। तो आप कई बार पढ़ते हो कि महाराजा उपाधि धारण की है, लेकिन महाराजा उपाधि होती क्या? तो देखिए, शासक ना होकर, मतलब जो महाराजा उपाधि धारण करता है वो राजा नहीं होता है। शासक ना होकर अन्य शासक का सामंत होता है। जी हाँ, उसे एक छोटा सा राज्य दिया जाता है। राजा कोई और होता है, उसे एक छोटा सा राज्य दिया जाता है और वो उस राज्य का क्या होता है? सामंत होता है। क्या होता है? सामंत। और जो सामंत होते हैं वह कौन सी उपाधि धारण करते हैं? महाराजा। जैसे अपन कहते हैं मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह, राजस्थान में नाम पढ़ते ना, वो क्या राजा थे? नहीं, वो अकबर के क्या थे? अधीन थे। वो एक सामंत थे, एक तरीके से अपन कह सकते हैं, क्योंकि अकबर के अधीन थे तो सामंत, इसलिए वो कौन सी उपाधि धारण करते थे? महाराजा। तो आज अपन को पता चल गया ना आप सबको कि महाराजा की उपाधि का मतलब होता है स्वयं राजा ना होकर किसी अन्य राजा के क्या होता है? सामंत होता है। तो वो कौन सी धारण कर सकता है? महाराजा। महाराजा, धीराजा नहीं, सिर्फ महाराजा, ठीक है। अब देखिए आगे,
तो अपन ने श्रीगुप्त के बारे में क्या पढ़ा कि श्रीगुप्त के जो दूसरा नाम है वो अपन को किस अभिलेख में मिलता है, ताम्र अभिलेख में मिलता है। पुन्ना में मिला हुआ है ताम्र अभिलेख, तो ताम्र अभिलेख में हमको जो श्रीगुप्त का दूसरा नाम मिलता है वो क्या मिलता है, आदिराज। क्या मिलता है, आदिराज। ये पुन्ना में स्थित है ताम्र अभिलेख। अब देखिए उसके बाद में इसने जो उपाधि धारण की वो कौन सी की, महाराजा। और महाराजा क्या उपाधि होती है, तो आपको पता है वो एक राजा की उपाधि नहीं होती, एक शासक की उपाधि नहीं होती है। वो कोई राजा के अंतर्गत काम करता हो और वो किसी और राजा का क्या हो, सामंत हो, तो अब कौन सी उपाधि धारण कर सकते हैं, महाराजा। मतलब कोई राजा अपने सामंत को एक उपाधि देते हैं, वो कौन सी होती है, महाराजा की उपाधि। तो ये हो गया आपके श्रीगुप्त। ज़्यादा जानकारी इसकी नहीं दी हुई है आपके बुक में, तो आगे देखिए उसके हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं। फिर एक घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद में जो राजा बना वो कौन था, घटोत्कच। नाम इतना अच्छा है कि आप बोल सकते हो घटाघट घटोरगच, ठीक है। तो घटोरगच यहाँ से अपन याद रख सकते हैं, घटोरगच। जी हाँ, श्रीगुप्त के बाद में राजा बना वो है घटोरगच। तो देखो घटोरगच का जो राज्य था वो मगध के आसपास था। अपन मगध के बारे में पढ़ चुके हैं, किसके में पढ़े, तो आप पिछले वीडियो में देख लेना, अपन ने वहां पर मगध पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था अपन ने महाजनपद, वहां पर मगध आ चुका है, मैंने वहां पर आपको बताया मगध के बारे में। तो देखिए जो घटोत्कच का राज्य था वो मगध के आसपास तक ही था। मतलब अपन कह सकते हैं कि इसका पूरे भारत में राज्य का विस्तार नहीं था, क्योंकि ये खुद राजा नहीं था, यह भी एक सामंत था। तो घटोत्कच का राज्य मगध के आसपास तक ही सीमित था, तथा इसने भी कौन सी उपाधि धारण की थी, महाराजा की उपाधि धारण की थी। मतलब यह भी क्या कह सकते हैं अपन, वास्तविक राजा नहीं था। तो अपन देखो गुप्त में क्या पढ़ा, सबसे पहले कि गुप्त साम्राज्य प्राचीन समय में, गुप्त साम्राज्य के समय को अपन क्या कहते हैं, स्वर्ण युग। पहली पॉइंट ये याद रखना है कि प्राचीन समय जो समय था, प्राचीन समय, उस समय गुप्त साम्राज्य को अपन क्या कहते हैं, स्वर्ण युग। अपन कह सकते हैं प्राचीन काल को, ठीक है, गुप्त काल को प्राचीन काल में क्या कहते थे, स्वर्ण युग कहते थे। उस समय देश का विकास सबसे ज़्यादा हुआ था, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं अपन, ठीक है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की, श्रीगुप्त ने, ये भी याद हो गया। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की, श्रीगुप्त ने। इसकी जानकारी अपन को कहाँ से मिलती है, विष्णु पुराण, वायु पुराण और भगवत पुराण। उसके बाद में श्रीगुप्त था, उसे जो ताम्र अभिलेख मिलता है पुन्ना में, उससे अपन को पता चलता है उसने कौन सी, मतलब अपन कह सकते हैं दूसरा नाम इसका, सेकंड नाम, ठीक है, उसका नाम क्या था, आदिराज था। सेकंड नाम इसका क्या था, आदिराज था। इसने कौन सी उपाधि धारण की, महाराजा की उपाधि धारण की थी। उसके बाद में कौन राजा बना, घटोत्कच। ये कहां तक सीमित है इसका राज्य, तो अपन कह सकते हैं मगध के आसपास था। और इसने भी कौन सी उपाधि धारण की थी, तो आप कह सकते हो कौन सी उपाधि, महाराजा। मतलब ये भी स्वयं राजा नहीं था। तो यहां तक आप एक बार इसकी शॉट ले लीजिए। अब हम समुद्रगुप्त जो गुप्त साम्राज्य है उसमें हम अब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उससे पहले मैंने बताया आपको घटोत्कच के बारे में और श्रीगुप्त के बारे में, उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अध्ययन करने वाले गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त प्रथम। जी हाँ, एक चंद्रगुप्त मौर्य अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं ना वो चंद्रगुप्त प्रथम है। दोनों अलग अलग है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं लिखा हुआ है, प्रथम है। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, देखो उसमें भी गुप्त आता है, चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन यह है चंद्रगुप्त प्रथम। इतना से याद रखना है, थोड़ा मिक्स नहीं करना है, अलग अलग है पूरे, ठीक है। ये उतना खास नहीं है, वो तो बहुत गजब था, आपको ही पता है। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, ये इसका राज्य कब तक रहा, तो देखिए 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक इसका राज्य रहा। मतलब यहाँ से यहाँ तक वो राजा बना रहा। अब देखिए सन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो सन आपको याद रखना होगा वो मैं अपना आप कह दूंगा। उससे पहले आपको कोई सन याद नहीं रखना है, ये सन आपको परीक्षा में नहीं पूछे जाते, ये ध्यान रखना। जो पूछा जाएगा मैं अपना आप आपको बता दूंगा। अब देखिए चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। देखो एक संस्थापक अलग चीज़ होता है और एक वास्तविक संस्थापक अलग चीज़ होता है। अगर मैं बोलूँ आपको कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आप बोलोगे श्रीगुप्त। क्या बोलोगे, श्रीगुप्त। जी हाँ, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक पूछूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आप श्रीगुप्त। सिर्फ मैं क्या कह रहा हूँ, संस्थापक। अब देखिए संस्थापक क्या होता है, संस्थापक होता है कि गुप्त साम्राज्य को बसाने वाला। कौन हो गया, श्रीगुप्त हो गया। लेकिन उसके समय वो पूरे भारत का या महान राजा नहीं था, वो किसी और के अंतर्गत गुलाम था, मतलब सामंत था एक तरीके से, वो स्वयं राजा नहीं था। अगर कोई व्यक्ति स्वयं राजा हो तो वो वास्तविक संस्थापक कहलाता है। वो वास्तविक संस्थापक क्यों होगा, क्योंकि उसका पुत्र, उसके बाद में उसका पुत्र को भी क्या मिलेगा, संपूर्ण राज्य मिलेगा, मतलब वो भी राजा ही बनेगा। कब राजा बनेगा, जब वो वास्तविक संस्थापक होगा। और सिर्फ संस्थापक होगा मतलब वो स्वयं राजा नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति संस्थापक है, किसी भी
जैसे मौर्य साम्राज्य हो, भले कोई भी साम्राज्य हो, उसका अगर कोई क्या है संस्थापक है, मतलब अपन कह सकते संस्थापक का मतलब वो राजा नहीं है, वो किसी और के अंतर्गत काम करता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर कोई बन जाए, क्या बन जाए, वास्तविक संस्थापक अगर कोई व्यक्ति बन जाए, मतलब वो खुद क्या बन गया, राजा बन गया। अब वो एक देश का क्या बन गया, पूरा राजा बन गया। तो आप कह सकते हो कि चंद्रगुप्त प्रथम क्या बन गया है, राजा बन गया। लेकिन श्रीगुप्त राजा नहीं था, वो एक सामंत था, ठीक है। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम क्या बन गया, एक राजा बन गया। और जैसे वो राजा बना तो उसने कौन सा क्या हो गया, वो वास्तविक संस्थापक। और किसका वास्तविक संस्थापक, तो आप कह सकते हो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन बन चुका है, चंद्रगुप्त। तो आप याद रखना ये चीज कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त। संस्थापक श्रीगुप्त, क्यों, राजा नहीं था वो। और वास्तविक संस्थापक मतलब राजा बन चुका है, और वास्तविक संस्थापक मतलब चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखिए, अब वो राजा बन गया, तो राजा बनने के बाद में उसने जो उपाधि धारण की वो की है महाराजाधिराज। वो तो सिर्फ राजा थे, कौन थे राजा, अपन कह सकते हैं महाराजा की उपाधि किसने धारण की थी, महाराजा, सिर्फ महाराजा। महाराजा की उपाधि किसने धारण की थी, श्रीगुप्त और घटोत्कच ने। लेकिन देखो ये राजा बन गए, इसलिए महाराजा तो है धीराज। अब बाकी राजा यानी छोटे महाराजा है ना, वो इसके अधीन है, क्योंकि अब ये राजा बन चुका, इसलिए इसकी उपाधि हो गई महाराजा धीराज, ठीक है। महाराजा धीराज मतलब अब ये पूरे संपूर्ण देश का राजा बन गया। ये स्वतंत्र शासक है, मतलब किसी के अंदर काम नहीं करता, मतलब दूसरे शासक के अधीन नहीं है। अपन ये भी कह सकते हैं कि दूसरे शासक के अधीन नहीं है, दूसरे शासक के अधीन नहीं है। ये अब क्या हो गया है, खुद एक राजा बन गया है। और जैसे राजा बना तो देखो महाराजा तो था ही, आगे धीराज, अब इसके नीचे राजा है और ये खुद सबसे बड़ा राजा बन गया। महाराजा तो उसके नीचे है, अब ये महाराजा धीराज बन गया, मतलब ये संपूर्ण देश का राजा बन गया है, स्वतंत्र राजा है। ये किसी का गुलाम नहीं है, किसी का सामंत नहीं है, ये सिर्फ एक प्रमुख पूरा राजा ही बन गया, शहंशाह बन गया एक तरीके से अपन कह सकते हैं। तो महाराजा की उपाधि किसने धारण की, तो याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब देखिए इसने एक विवाह किया था लिच्छवी कुल का नाम है लिच्छवी कुल, ठीक है। लिच्छवी कुल की कन्या जिसका नाम था कुमारी देवी। जी हाँ, इसको क्या हुआ, लिच्छवी कुल से मतलब आपको पता है कि ये महाराजा बनाया किसने, लिच्छवी कुल ने, इसका सहयोग दिया है लिच्छवी कुल ने। इसलिए अपन याद रखते हैं कि लिच्छवी कुल की जो कन्या थी कुमारी देवी, कौन सी, कुमारी देवी से इसने क्या किया, विवाह किया। और विवाह करने के बाद में दहेज के रूप में इसे थोड़ा सा राज्य और मिल गया, और राज्य और थोड़ा सा अपना राज्य मिलकर पूरा एक देश बना दिया। और कौन बन गया, महाराजा धीराज। और महाराजा धीराज बनने के कारण अपन कह सकते स्वतंत्र राजा बन गया, और स्वतंत्र राजा बनने के कारण ये गुप्त वंश का क्या बन गया, वास्तविक संस्थापक बन गया, ठीक है। और इसने कौन से वंश की राजकुमारी से शादी की, लिच्छवी। और नाम भी देखो कुमारी देवी, ठीक है, कुमारी देवी, नाम भी इतना अच्छा है। अब देखिए, अब इसने एक, जैसे अपन कहते हैं विक्रम संवत, वैसे कैलेंडर, एक कैलेंडर होता है ना विक्रम संवत, जैसे अपन कहते हैं कैलेंडर का नाम होता है, ठीक है। तो कैलेंडर की एक स्थापना की, इसका नाम था गुप्त संवत। जी हाँ, आप याद रख सकते हैं गुप्त संवत की स्थापना हुई थी 319 में, ठीक है, ईस्वी में। तो आप सन याद रखिए, यहाँ पर भी कोई जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है गुप्त संवत, सन याद रख देना इसका, ठीक है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की, गुप्त संवत की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो यहाँ पर एक देखो आपको एक कैलेंडर का नाम मिल चुका है, आप कह सकते हो। तो गुप्त संवत की स्थापना 319 ईस्वी में किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कौन कौन से पॉइंट पढ़े आप मेरे को फटाफट बताओ। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, उसने लिच्छवी राजकुमारी कौन सी, कुमारी देवी से विवाह किया। और गुप्त संवत की अपन कह सकते हैं संस्थापक या उस कैलेंडर को निकालने वाले व्यक्ति कौन थे, और कब निकाला, 319 ईस्वी में। कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। अब आगे चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में बहुत बड़ा राजा उठा रहे अपन, समुद्रगुप्त प्रथम, इसके प्रश्न आ सकता है। समुद्रगुप्त प्रथम कब तक राजा रहे और कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त क्या रहे, राजा बनकर रहे। अब देखिए अपन जो प्रयाग
पदस्थी है ना, उसके बारे में पूरा अध्ययन करने वाले इसी पार्ट में, अभी मैं बताने वाला हूँ आगे वाले वीडियो में। तो प्रयाग पदस्थी के लेखक थे जिसका नाम था कवि हरिसेन। कौन थे? कवि हरिसेन। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या याद रखना आपको? प्रयाग लेख भी कहते हैं इसको, प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। तो प्रयाग लेख भी बोल सकते हैं, प्रयाग प्रशस्ति भी बोल सकते हो आप। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? कवि, ये नाम याद रखना है, कवि हरिसेन। कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, प्रयाग लेख की रचना की। ठीक है, इसकी किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? कवि हरिसेन ने की। और कवि हरिसेन किसके दरबार का कवि था? किसके दरबार का प्रसिद्ध कवि था? समुद्रगुप्त प्रथम का। तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रयाग पदस्थी किसके समय लिखी गई? बताओ मेरे को, प्रयाग पदस्थी किसके समय लिखी गई? तो बताओ, दिमाग लगाओ, प्रयाग पदस्थी किसके समय लिखी गई? चंद्रगुप्त के समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त के दरबार का कवि था कवि हरिसेन। और कवि हरिसेन ने कौन सा लेख लिखा, कौन सी पुस्तक लिखी? तो प्रयाग पदस्थी। और प्रयाग पदस्थी लिखने वाले थे कवि हरिसेन। और ये किसके दरबार के कवि थे? प्रसिद्ध कवि थे। तो समुद्रगुप्त के प्रसिद्ध कवि थे। समुद्रगुप्त कौन है? चंद्रगुप्त का पुत्र है। तो याद रखना, ये भी चीज लो, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन है? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन है? समुद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त कौन है? पिताजी। किसके पिताजी है? समुद्रगुप्त के पिताजी है। समुद्रगुप्त के समय एक कौन आया था? कवि था, मान प्रसिद्ध, अपन कह सकते प्रसिद्ध कवि, जिसका नाम क्या था? कवि हरिसेन। और उसने क्या लिखी? प्रयाग पदस्थी लिखी थी। अब देखिए, इसने एक यज्ञ करवाया। किसने करवाया? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने एक यज्ञ करवाया। आपने अभी थोड़े दिन पहले रामायण देखी होगी, जिसमें श्री भगवान राम एक यज्ञ करवाते हैं जिसमें कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। वहाँ पर भी आपने सुना होगा, अश्वमेध यज्ञ श्री राम करवाते हैं। उससे पहले आपने महाभारत भी देखी होगी, महाभारत में युधिष्ठिर होता है, वो भी एक यज्ञ करवाता है, अश्वमेध यज्ञ। नाम सुना होगा वहाँ पर दोनों। तो आज इसको भी समझ लेते हैं कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। दोनों आपने छुट्टियों में देखा होगा। तो अश्वमेध यज्ञ ये समुद्रगुप्त ने अपने समय में करवाया था। मतलब समुद्रगुप्त ने एक यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि एक घोड़ा होता है और एक घोड़े होता है, घोड़ा चलता है आगे आगे, ठीक है, और उसके पीछे थोड़े से सैनिक चलते हैं। वह घोड़ा जिस राज्य से गुजरेगा उस राज्य को या तो समुद्रगुप्त की क्या करनी पड़ेगी? गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब उस राज्य पर भी किसका अधिकार हो गया? समुद्रगुप्त का। जिस राज्य से घोड़ा अश्व जिस राज्य से अश्व गुजरेगा वो सारे राज्य किसके हो जाएंगे? समुद्रगुप्त। और अगर किसी राज्य में उस घोड़े को जाने से रोक दिया, जैसे आपको पता है राम के घोड़े को अश्वमेध यज्ञ कर रहा था राम भगवान, तो राम भगवान के घोड़े को किसने रोका था? लव कुश ने रोका। और जो भी आपको पता है इस अश्वमेध यज्ञ में कोई भी अगर उसका घोड़ा रोक दे तो आपको पता है क्या होता है? जो भी राजा अश्वमेध के घोड़े को रोक देता है उस राजा को किससे युद्ध करना पड़ेगा? समुद्रगुप्त से। ठीक है, क्योंकि उसने अपनी गुलामी स्वीकार नहीं की, उसने अश्वमेध के घोड़े को रोक दिया। और जैसे ही घोड़े को रोकेगा तो उसके साथ किसकी लड़ाई होगी? समुद्रगुप्त में। तो ये कितना अच्छा है कि घोड़ा जाएगा किसी राज्य से, और जिस राज्य से जाएगा वो राज्य किसका हो जाएगा? समुद्रगुप्त का। अगर कोई उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक देता है तो आपको पता है उससे कौन लड़ेगा? समुद्रगुप्त। और अश्वमेध यज्ञ इसका सफल रहा, मतलब इसने जहाँ जहाँ इसका घोड़ा गया उस सारे के सारे राज्य पर किसका अधिकार रहा? किसका रहा भाई? समुद्रगुप्त का रहा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।